अब की बार किसकी सरकार, इस सवाल का जवाब मिल गया है। लगातार तीसरी बार एनडीए की सरकार बनने वाली है, लेकिन कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है। ये बीजेपी की सरकार नहीं होगी। कहने को 2014 और 2019 में जो सरकार बनी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, वो एनडीए की सरकार थी, लेकिन वो दरअसल बीजेपी की सरकार थी, क्योंकि बीजेपी अपने दम पर 272 का जो जादुई आंकड़ा है उसे पार करने में कामयाब हुई थी। 2014 में 30 साल बाद ऐसा हुआ था कि कोई पार्टी अपने दम पर बहुमत ले पाई हो। 282 सीटें ली बीजेपी ने। 2019 में ये 303 का आंकड़ा हो गया, लेकिन इस बार 240 के करीब पर ही अटक गई है बीजेपी। तो एनडीए सरकार बनने जा रही है। और इस बीच जैसी कि एक परंपरा है, एक रवायत है, प्रधानमंत्री मोदी अब राष्ट्रपति भवन पहुंच रहे हैं इस्तीफा देने के लिए, क्योंकि अब नई सरकार का गठन होना है। लोकसभा के नए सांसद आएंगे, तो ऐसे में जो केंद्रीय कैबिनेट है, कैबिनेट ने लोकसभा को भंग करने का प्रस्ताव भी सामने पेश कर दिया है। और इस परंपरा के बारे में और आगे किस तरह की राजनीति होने वाली है और कुछ कहानी में ट्विस्ट भी है क्या, ये बताने के लिए कुछ खास मेहमान मेरे साथ हैं। मेरे साथ राकेश शुक्ला हैं, प्रोफेसर चंद्रचूड़ सिंह हैं, ऋषि मिश्रा हैं, कुर्बान अली साहब हैं, मुकेश केजरीवाल, अरे कैसी बात कर दिया आपने, आपको कैसे कौन नहीं जानता, और श्री दत्तन साहब। पर पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी अब राष्ट्रपति भवन पहुंचने वाले हैं और जो केंद्रीय कैबिनेट है उसने लोकसभा को भंग करने की सिफारिश भी कर दी है। और मेरे साथ नीरज पांडे मेरे सहयोगी मौजूद हैं। नीरज, प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। जब नई लोकसभा बन रही होती है, नई सरकार का गठन है, तो इसे पार फॉर कॉर्स ही उसी नजरिए से देखा जाए या इसी में कुछ खबर भी छिपी हुई है? बिल्कुल संदीप, उसी नजरिए से देखना चाहिए, क्योंकि ये औपचारिकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं राष्ट्रपति भवन और मेरी जो जानकारी है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से उनकी मुलाकात चल रही है। और इस दौरान वो दो चीज़ें होगी, एक तो अपना इस्तीफा सौंपेंगे और दूसरा ये है कि 17वीं लोकसभा को भंग करने की जो अनुशंसा कैबिनेट ने की है उस अनुशंसा पत्र को भी सौंपेंगे कि ये औपचारिक रूप से अब लोकसभा 17वीं भंग हो चुकी है और ये मेरा इस्तीफा सौंपिए। ये बात सही है। इस प्रक्रिया के बाद राष्ट्रपति उनको एक जैसे औपचारिकता होती है कि अगली सरकार के गठन तक उनको प्रधानमंत्री पद केयर टेकर प्रधानमंत्री के रूप में काम करने के लिए कहेंगी और अगली सरकार गठन तक वो केयर टेकर प्रधानमंत्री के रूप में बने रहेंगे। हमारी जो जानकारी है, शाम को चूँकि 4 बजे एनडीए की बैठक है और एनडीए की बैठक में वो भी प्रक्रिया हो जाएगी जिसमें कि एनडीए से समर्थन पत्र लेके एक बार फिर से हो सकता है आज शाम तक ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा राष्ट्रपति से मुलाकात करें और उस समय अपना समर्थन पत्र सौंपें कि नई सरकार का गठन का क्या फार्मूला होगा। जी संदीप। बिल्कुल नीरज, ये होता है ना, एक तजुर्बेकार रिपोर्टर जब फील्ड में होता है वो एंकर के अगले सवाल का आधा जवाब तो पहले ही दे देता है। और अंकित, सवाल मेरा यही था कि भाई इस्तीफा तो पेश करेंगे और ये एक औपचारिकता है, लेकिन नई सरकार बनाने का दावा फिलहाल ही पेश कर देंगे या एनडीए बैठक है और वहाँ पे देखिए हमारा काम है, पत्रकार तो खबरें सूंघता घूमता है, तो कुछ एनडीए में कहानी में कोई ट्विस्ट तो नहीं है। नायडू नीतीश के मन में क्या है, अभी वो संशय के कुछ बादल भी जो मंडराने लगे हैं सब क्लियर हो गए हैं या अभी 4 बजे की बैठक का भी इंतजार करना होगा? संदीप जी, वैसे तो जो है काफी हद तक माना जा सकता है कि वो संशय के जो बादल मंडरा रहे थे, सुबह से जो 2-3 बयान सामने आए हैं उससे वो साफ होते दिख रहे हैं। पहला बयान खुद चंद्रबाबू नायडू ने जो कह दिया कि हम एनडीए का हिस्सा हैं, एनडीए की बैठक में हिस्सा लेने जा रहे हैं। दूसरा, जो कि जो जेडीयू के नीतीश कुमार भले ही ना खुलकर कुछ बोले हो, लेकिन उनके जो करीबी लोग हैं, फिर चाहे वो केसी त्यागी हो या फिर जो है संजय झा हो, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम एनडीए का हिस्सा हैं। और वहां पर केसी त्यागी ने तो यहां तक कह दिया है कि जब जो है 4 बजे बैठक होगी वहां पर हम अपना
समर्थन पत्र भी सौंपेंगे। यानी कि अब तक तो संशय के बादल जो है जो मंडराते दिख रहे थे वो दूर होते दिख रहे हैं, लेकिन ये भी आपको भी पता है कि राजनीति में ना कोई अस्थायी दुश्मन होता है और ना कोई जो है अस्थायी दोस्त होता है, स्थायी दोस्त होता है। तो ऐसे में ये कह देना कि सब कुछ वैसा ही होने जा रहा है जैसा कि अभी तक चर्चाएं चल रही हैं, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी है। लेकिन फिलहाल इतना जरूर है, अब तक के जो बयान है वो तो इसी बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि टीडीपी यानी कि चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार समेत जो बाकी अन्य दल हैं जो कि एनडीए का हिस्सा थे वो अब तक साथ में है। 4 बजे के बाद में तस्वीर और साफ होगी। और महत्वपूर्ण चीज ये भी है कि क्या जो नीतीश कुमार के सहयोगी केसी त्यागी दावा कर रहे हैं कि समर्थन पत्र देने जा रहे हैं वो देंगे, और क्या चंद्रबाबू नायडू भी समर्थन पत्र सौंप देंगे। जी बिल्कुल, चंद्रबाबू नायडू भी दिल्ली पहुंच रहे हैं। नीतीश कुमार की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, अब मुझे जानकारी मिल रही है चंद्रबाबू नायडू पहुंच गए हैं दिल्ली। नीतीश कुमार पटना से उसी विमान में तेजस्वी यादव भी सवार थे, प्रणाम भी हुआ, कैसे हैं आप, ये जो सभ्यता का तकाजा होता है उसको भी निभाया गया। लेकिन मेरा इंटरेस्ट, मेरी रुचि, अभी जैसा अंकित कह रहे थे, चाहे जेडीयू हो चाहे टीडीपी हो, उस खेमे से कहा जा रहा है कि हम एनडीए में हैं, तो आम आदमी को लगेगा कि भाई एनडीए में है, बात खत्म, एनडीए की सरकार बन जाएगी। लेकिन कुर्बान अली इतने सालों से, 5 दशकों से राजनीति को ट्रैक कर रहे हैं, किस कीमत पर एनडीए में है, पर कीमत क्या होगी और वो कीमत तय हो गई है क्या, ये भद्दा लगेगा कुछ लोगों को, पर राजनीति में अच्छा खासा लेन देन भी होता है। यकीनन होता है। और जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा कि वो बीजेपी तो नहीं है जो 2014 या 2019 में थी। अपने तो मजबूरी में सबको समर्थन देना ही कि भाई इनके पास 282 हैं या 303 है। लेकिन ये वो सूरत है जो वाजपेयी दौर में हमने देखा कि वाजपेयी जी को 13 दिन के लिए सरकार बनानी पड़ी, उसमें तो समर्थन मिला ही नहीं। 13 महीने भी जब चली तो 1 वोट से गिर गई, जयललिता के समर्थन वापस, और बाद में वो थोड़ा मजबूत होकर आए। तो बहुत अच्छा किया आपने वाजपेयी एरा का जो जिक्र किया, और उसमें भी चंद्रबाबू नायडू एक सेंट्रल प्लेयर थे, और वाजपेयी से भी एक कीमत वसूली थी कि स्पीकर बाला योगी बनेंगे, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर भी मेरा होगा, संसद पर वो कब्जा चाहते थे। आज की तारीख में चंद्रबाबू नायडू की बात करें, दोनों हाथों में लड्डू हैं, आंध्र में सरकार है और सत्ता की चाबी केंद्र सरकार की भी उनके पास। जी, और मेरे पास जो खबरें हैं, अब वो उनका कोई प्रूफ नहीं है, सूत्रों के हवाले से है कि नीतीश कुमार ने तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टरशिप और लोकसभा अध्यक्ष का पद मांगा है, और चंद्रबाबू नायडू का की शर्त है कि अमित शाह गृह मंत्री ना रहें। अब इसकी कोई पुष्टि तो अभी नहीं हो पाएगी, लेकिन जाहिर है ये ना सियासी गलियारों में कयासों के बाजार, पतंगबाजी बहुत होती, इसीलिए मैंने कहा कि पुष्टि नहीं है। लेकिन बहरहाल आपने कहा खबर है, सौदेबाजी तो होती है, ये तो होगी, ये तो हकीकत है। सौदेबाजी 4 बजे की मीटिंग में तो नहीं होगी, वो पर्दे के पीछे होगी, वो उसके पहले होगी या उसके बाद होगी। सामने हम साथ साथ हैं, पर पर्दे के पीछे क्या बात होती है वो है जरूरी। लेकिन ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया है और सौदेबाजी तो होगी। इस बार नरेंद्र मोदी अपनी शर्तों पर सरकार नहीं बना पाएंगे, उन्हें गठबंधन सरकार, इसीलिए जो आज अखबारों के एडिटोरियल्स हैं उन सब में ये बात कही गई है कि ये मैंडेट एक कोalition के लिए है, और कोalition का जो धर्मा होता है उसको अगर आप सही ढंग से ऑब्जेक्टिवली निभाएंगे और ह्यूमिलिटी के साथ निभाएंगे तब तो चला पाएंगे। 10 साल में 2 बार एनडीए की बैठक हुई, आने वाले दिनों में शायद इसकी 10 गुना बैठक होने वाली। यकीनन होगी। और फिर मैंने वही कहा कि हमने वाजपेयी इरा को देखा है कि एक बार विनोद मेहता वरिष्ठ पत्रकार गए वाजपेयी से मिलने के लिए, तो उन्होंने कहा आप बहुत दुखी लग रहे हैं। बोले हाँ, आपके बाद जयललिता आने वाली है। अब ये देखिए चंद्रबाबू नायडू दिल्ली पहुंच चुके हैं, फूलों के गुलदस्ते दिए जा रहे हैं। अब ये ऑप्टिक्स है, ये तस्वीरें ऐसी हैं, ये जनता देखेगी, सब खुशनुमा है, पर फूलों के गुलदस्तों में कुछ कांटे भी छिपे हुए हैं क्या अभी? बिल्कुल, देखिए जो बात अंकित बोल रहे थे फील्ड से कि जब तक हो नहीं जाता, अब कुछ समय ही बाकी है, मैं दूसरी तरह से भी देखना चाहता हूँ। एक तरफ 10 साल तक सभी सांसदों को, विधायकों को, सरकारों को मैनेज करने का अनुभव है, तो क्या ये भी संभावना बनती है कि इंडिया अलायंस के कुछ और पार्टी इनके साथ शामिल हो जाएं, क्योंकि ये बहुत कंफर्टेबल रहना चाहेंगे हमेशा। तब मैं अगर नज़र डालता हूं तो टीएमसी लगता नहीं है, क्योंकि उनके कंपल्सन है पश्चिम बंगाल में सीधी फाइट अब बीजेपी से हो रही है, वो जाति लगभग नहीं दिखाई देती है। आरजेडी लगभग जाति नहीं दिखाई देती है क्योंकि उनकी सीधी फाइट है।
समाजवादी पार्टी का बहुत कम चांस बचता है, यानी कि इंडिया अलायंस के, और कांग्रेस तो बिल्कुल नहीं। तो ऐसे में इंडिया अलायंस में सिर्फ बचती है डीएमके पार्टी, जिसकी थोड़ी संभावना इधर जाने की बचती है। अब दूसरी तरफ का भी अगर आप देखें तो एनडीए में नहीं, उद्धव ठाकरे को क्यों भूल गए यार? ठाकरे भी जा सकते। क्योंकि कांग्रेस ने 13 सीटें जीत ली है महाराष्ट्र में, कांग्रेस की ताकत बहुत बढ़ गई है, इस पर सहज तो नहीं होंगे उद्धव ठाकरे। कितनी दोस्ती यारी की बात तो आपकी सही है, लेकिन दोनों शिवसेना एक साथ भी तो नहीं रह सकती। और दूसरी जो शिवसेना है एक नाथ शिंदे, सारी शिवसेना आ जाए, वापस अपना सिंबल मिल जाए, सारी प्रॉपर्टी मिल जाए। ठीक है, चलिए वो भी पॉइंट है। अब मैं दूर की कौड़ी नहीं है ये, नहीं है और मैं अनायास ही ये बात नहीं कह रहा हूँ, संभव है। अब इधर भी देखें, बीजेपी में भी बहुत सारे, 1/4 ऐसे उनके कैंडिडेट थे जिनको पिछले 10 साल में ही भर्ती किया गया था, और उनमें से बहुत सारे जीते हैं। तो क्या 240 में से 106 जो सांसद चुने गए हैं वो पुराने कांग्रेसी है जी। तो उधर भी ध्यान रखना होगा। और एक अंतिम पॉइंट में ये जोड़ना चाहता हूं, मतलब जो बीजेपी दूसरों के साथ करती आई, इट माइट हैव टू टेस्ट इट्स ओन पुडिंग। एग्जैक्टली जैसे कि आपने एक टेम्पलेट बना दिया किसी शो का, अगर कोई दूसरा आता है उसको फॉलो करना आसान होता है, वैसे ही बीजेपी ने 10 साल में जो टेम्पलेट, मेरे टेम्पलेट को तोड़ने की पूरी आजादी। ठीक है, तो 10 साल में जो इन्होंने टेम्पलेट बनाया है उसको फॉलो करना आसान है, और इनके पास वो रास्ता भी है, वो एक छेद भी है, क्योंकि आपने खुद ही बताया कि 100 से ज्यादा इनके सांसद हैं जो अभी हाल तक कांग्रेसी थे। हम तो ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, एग्जिट पोल भी दिखाते हैं तो सारे सवाल पूछे गए, और ये इशारा भी किया था कि अपने दम पर बीजेपी को बहुमत ला पाना मुश्किल होगा। सीट हम लोग जीते 100% स्ट्राइक रेट के साथ। हमारे तमाम प्रत्याशी आज भारत की संसद के सदस्य हैं। जमुई से अरुण भारती जी हैं, मीना जी हैं, वैशाली से शांभवी जी हैं, जो सबसे कम उम्र की सांसद, समस्तीपुर से मौजूद यहाँ पर राजेश हैं, खगड़िया से। ये तमाम वो चेहरे हैं जिस सोच के साथ बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट आगे बढ़ने का काम कर रहा है। मैंने हमेशा कहा है कि मेरे लिए मेरा भी एक MY समीकरण है। कुछ लोग MY समीकरण में जातीयता देखते हैं, सांप्रदायिकता देखते हैं, पर मेरे लिए मेरा MY समीकरण महिलाओं का है, युवाओं का है। और ये बात मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कहता। जब मैंने प्रत्याशियों का चयन किया और इन 500 सीटों पर जब टिकट बांटे गए, तो इसमें विशेषता इस बात का ध्यान रखा गया कि युवा चेहरों को मौका मिले। आप शांभवी को देख लें, आप राजेश को देख लें, आप अरुण जी को देख लें, ये वो चेहरे हैं जो पहली बार संसद जाएंगे, और ये वो चेहरे हैं जो कहीं ना कहीं बिहारी युवाओं को रिप्रेजेंट करते हैं, पढ़े लिखे। ये वो छवि है बिहार की जो बदलने की ज़रूरत है। अभी तक जब बिहार का जिक्र आता है, कहीं ना कहीं अपराध, भ्रष्टाचार की तस्वीर हम लोग को दिखाई देती है, बट जब ये चेहरे जाकर भारत की संसद में बोलेंगे तो वो बिहार की छवि उभर कर आएगी। वीना जी हैं, इनका अपना अनुभव है, दूसरी बार की सांसद, युवा अपने आप को मैं तो 5 सांसद हैं, 5 उंगलियां घी में हैं, महिला युवाओं पर तरजीह तवज्जो देते दिखाई दे रहे हैं। बिहारी आवाज़ भी गूंजेगी, लेकिन वो जनपद पर वो मकान था पिता के साथ जहाँ रहते थे, सजाया भी, वो भी वापस मिलेगा क्या? जब राजनीति होती है तो लेनदारी देनदारी में बहुत सारी बातें होती हैं। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति भवन से निकल चुके हैं। खबर जो हमें मिल रही है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया है, यानी कि कैबिनेट ने जो अनुशंसा की थी 17वीं लोकसभा भंग करने की, वो भी स्वीकार ली गई है। तो अब नई लोकसभा बनेगी, 18वीं लोकसभा, नई सरकार बनेगी, और दावा कब पेश किया जाएगा अब इसका भी इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि 4 बजे एनडीए की एक बैठक भी है। ये तस्वीरें आपको रायसीना हिल्स की दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का काफिला निकला है। प्रधानमंत्री मोदी इस्तीफा देकर, और यहाँ बता दूँ, इस्तीफे में ज़्यादा कुछ खोजने की कोशिश मत कीजिए, ये एक औपचारिकता होती है। अब नई सरकार बननी है तो दावा आज शाम को ही पेश किया जाएगा, कल किया जाएगा, इस पर भी हमारी निगाह रहेगी। लेकिन श्री दत्तन, हम बात कर रहे थे कि सरकार बनाने में अब नीतीश और नायडू के पास जो सत्ता की चाबी है, ये सीमलेस हो जाएगा, कहने को कह रहे हैं एनडीए में है, या भी कुछ दिक्कत है? Many a slip between the cup and the lip.
संदीप जी, आप देखिए वो इसके लिए कोएलिशन चलाने के लिए आपके पास रिसोर्सेज चाहिए होता है। मेरे ख्याल से बीजेपी के साथ वो है, और टीडीपी एक हार्ड बार्गेनर है। आप देखिए वो ईजली, बट उनका भी कंपल्शंस देख लीजिए, वहाँ पर उनको वहाँ पर आंध्रा में रहना चाहिए, और यहाँ पर रिसोर्सफुल एक जो प्रोवाइड करते हैं वो वैसा वाला एक डिस्पेंसेशन सेंटर में होना चाहिए उनके लिए, इंटरेस्ट के हिसाब से। वो इसलिए मेरे ख्याल से नहीं, कुर्बान जो कह रहे हैं कि जेडीयू ने पहले ही कह दिया एक उप प्रधानमंत्री और लोकसभा का स्पीकर तो हमारा होना चाहिए। TDP will be more interested in the resources than the positions and other things. BJP is in मंत्रालय भी तो चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। वो CCS और CCEA वाले, They may go for finance ministry also, I was told by somebody. निर्मला सीतारमन का कोई विकल्प एक दक्षिण भारत से ही शख्सियत हो सकती है क्या? नहीं, मुझे लगता है मंत्रिमंडल ये में देखिए, पहले तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को प्रधानमंत्री मोदी ने इस्तीफा सौंप दिया है। अब तीसरी पारी के लिए तैयारी की जा रही है, लेकिन FM की भी तैयारी हो। मार्केट्स की बड़ी बात हो रही है, एग्जिट पोल के बाद 31 लाख करोड़ का बट्टा बैठ गया, वगैरह वगैरह वगैरह। तो मार्केट भी अभी देख रहा होगा वित्त मंत्री कौन है। देखिए, ये तो मुझे लगता है संदीप भाई आप भी जानते हैं कि कैबिनेट में कौन कौन होगा, अभी जल्दबाजी होगी। पहले तो ये होगा, और उसी की तो बैक एंडिंग होगी अब, आज कल परसों, जब तक शपथ ग्रहण मैं नहीं। वही कहने जा रहा हूँ कि कैबिनेट का स्वरूप क्या होगा, अभी ये जानना जरूरी है कि जो भी सहयोगी दल हैं उनको कितना महत्व मिलेगा, क्योंकि 2014 से 19 के बीच में भी एनडीए की सरकार थी, उस समय सहयोगियों की क्या भूमिका थी, और जो 24 का परिणाम आया है उसमें सहयोगियों की कोई भूमिका नहीं थी। अगर मैं ये कहूँ तो मैं ज़्यादा सत्य से दूर नहीं हूँ। 1.5 साल से, और आप मुझसे बेहतर जानते हैं, चंद्रबाबू नायडू वो एड़ियाँ रगड़ रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे वेटिंग रूम में, बीजेपी वालों से हाथ जोड़ रहे थे मेरे साथ गठबंधन कर लो, और बीजेपी वेटिंग गेम खेल रही थी कि जगन के साथ जाएं कि चंद्रबाबू नायडू के साथ जाएं। पे बैक टाइम भी होता है राजनीति में भी और ज़िंदगी में भी। मुझे लगता है कि चंद्रबाबू नायडू इतना महत्वपूर्ण इसलिए नहीं है क्योंकि अभी भी भारतीय जनता पार्टी के पास, यदि चंद्रबाबू नायडू एग्जिट करते हैं तो 2 दल मेरे हिसाब से अभी भी वेटिंग में है। कौन है वो वेटिंग रूम में, कौन है? आप याद करिए कि जब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और भारतीय जनता पार्टी के बीच जब तनातनी हुई थी तो शरद पवार जी का बयान याद करिए, उन्होंने कहा था कि हम बिना शर्त भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करने को तैयार हैं। नंबर 1। नंबर 2, हम बार बार ममता बनर्जी को भूल रहे हैं। ममता बनर्जी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में सरकार का हिस्सा रह चुकी है ममता जी, तो हमें ये रियलिटी कम फैंटेसी ज़्यादा। मैं अपना देखिए, नहीं सुनिए ना राकेश भाई, अछूत कोई नहीं होता राजनीति में, ये हमने देख लिया। पर जब कल नतीजे आए, सबसे पहली बड़ी प्रतिक्रिया किसी बड़े राजनेता की तरफ से, जो चाहे इंडिया खेमा हो या एनडीए खेमा, वो शरद पवार की आई थी। देखिए, प्रतिक्रिया परिस्थिति पर निर्भर करती है और निर्णय भी परिस्थिति पर निर्भर करता है। आज के आपको लगता है शरद पवार आउटसाइड सपोर्ट या कुछ ऐसा काम भी कर सकते हैं? क्योंकि शरद पवार और भारतीय जनता पार्टी कहीं अछूत नहीं है। अछूत नहीं है जी, ये कह रहे हैं, पर मुझे ये दूर की कौड़ी लगती है। देखिए, ऐसा है कि राजनीति संदीप जी किसी परिदृश्य में होती है, किसी परिस्थिति में होती है, और जो परिस्थितियां बनी हैं, ये ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी का बहुमत नहीं आया है, पर यह भी सही है कि अगर पूरे चीज़ों को देखें तो लगता है कि मैंडेट इंडिया गठबंधन के साथ भी नहीं है, और चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ये बहुत बड़ी गलती करेंगे अगर वो इधर से उधर हुए। और ये वाजपेयी सरकार नहीं है, ये मोदी जी की सरकार है, तो बहुत निगोशिएशन करने की उनके पास भी गुंजाइश नहीं है। मुझे तो लगता है पूरी गुंजाइश है। किसकी? टीडीपी और जेडीयू के पास 31 का फासला पाट नहीं सकती बीजेपी। उन दोनों में से दोनों के पास है, लेकिन आप ये समझिए कि टीडीपी की सरकार और नीतीश कुमार की सरकार बिहार और आंध्र प्रदेश में बिना मोदी जी के प्रचार प्रसार के भी संभव नहीं था। जिस प्रकार से उनको सीटें आई हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी के अपने वोट, अपने विचारधारा, अपना जो नेतृत्व है उसका भी योगदान है। और अभी तुरंत ऐसी परिस्थिति में इसका जरा सा भी इसे इतर जाना, मुझे लगता है कि वो अगर थोड़े से भी बुद्धिमान लोग हैं तो ऐसा नहीं सोचेंगे और ऐसा नहीं करेंगे।
मेरे सहयोगी नीरज भी इस खबर को लगातार ट्रैक कर रहे हैं। नीरज, यहाँ जो मैं वरिष्ठ पत्रकारों से, राजनीतिक विश्लेषकों से जो बात कर रहा हूँ, चर्चा ये कि भाई एनडीए की सरकार होगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही होंगे, लेकिन उसमें कितनी शर्तें, कितनी सौदेबाजी होगी। आपकी खबर क्या है? स्मूथ सेलिंग होगी, कोई बड़ी दिक्कत नहीं आने वाली है? जो सामने कहा जा रहा है कि हम सब एनडीए के साथ हैं, वही वस्तु स्थिति है, या अंदर खाने अभी धड़कनें तेज हैं और बहुत सारे पत्ते खुलने बाकी हैं? संदीप, देखिए अभी फिलहाल एनडीए में तो सब कुछ स्मूथ दिखता है, लेकिन राजनीति में कुछ स्मूथ होता नहीं है। राजनीति में हर आदमी अपने स्टेक को लेने की कोशिश करता है और जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू दोनों उससे इतर नहीं है। वो दोनों भी राजनीति के पुराने खिलाड़ी हैं और हार्ड बार्गेनर हैं। वो जानते हैं कि इस समय उनकी क्या वैल्यू है, उनका क्या महत्व है सरकार में, इसलिए वो अपना स्टेक लेने की भरपूर कोशिश करेंगे। लेकिन उनकी पहली प्राथमिकता एनडीए ही होगी। उसके पीछे का कारण ये है क्योंकि किसी नए दल के साथ जाने में बहुत उनके साथ समस्या होती है, क्योंकि दोनों लोगों की जो महत्वाकांक्षा वो ये है कि दोनों प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं और दोनों प्रधानमंत्री बन नहीं सकते। एक आदमी के जाने से सरकार गिरती नहीं दिख रही है एनडीए की, तो दोनों लोगों के सामने ऑप्शन लिमिटेड है। मतलब अगर वो कदम या तो दोनों एक साथ एक चीज़ों पर एक मत होकर बाहर निकल जाएं, तब तो समझ में आता है कि एनडीए की सरकार किसी तीसरे दल के अप्रोच करे और वहां से लेकर आए और फिर अपनी सरकार बचाए या अपनी सरकार में आगे कैरी करे। तो इसलिए मुझे लगता नहीं कि ये दोनों दल एक साथ एग्जिट करेंगे। सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि रूपरेखा, जो चेहरा है, मंत्रिमंडल का स्वरूप बदल सकता है क्या? 2019 में बीजेपी के पास 303 सीटें थी, तो जेडीयू को एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री पद दिया। जेडीयू ने कहा नहीं भैया, एक नहीं चाहिए, हमें तो 3 चाहिए। वो भी हुआ, पर तब वो कुछ कर नहीं पाई। इस बार जैसा अभी तक एनडीए की सरकार चली है कि तमाम टॉप मंत्रालय सिर्फ बीजेपी के पास रहे, क्या वो इस बार भी हो पाएगा या वो स्वरूप बदलेगा? देखिए संदीप, अभी तक की जो कैबिनेट है वो बिल्कुल अलग थी, लेकिन आगे की जो कैबिनेट होगी वो बिल्कुल अलग होगी। क्योंकि अभी तक तो केवल 28 कैबिनेट थे और 28 कैबिनेट सब बीजेपी के थे। एक पशुपति पारस बाहर के कैबिनेट मंत्री थे, लेकिन चुनाव से ठीक पहले उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया था। 44 राज्य मंत्री थे, उसमें सिर्फ 2 ऐसे लोग थे जो बाहर यानी कि एनडीए के घटक दलों से थे। तो अभी की सरकार और आने वाली सरकार में जमीन आसमान का अंतर होगा। उसके पीछे का कारण सिर्फ ये है क्योंकि एनडीए में भारतीय जनता पार्टी का जो स्टेक है वो महज 240 सांसदों का है और 2 बड़े दल यानी कि जेडीयू और टीडीपी दोनों शामिल होने जा रहे हैं और दोनों बड़े मंत्रालय चाहेंगे। निश्चित रूप में दोनों अपना बड़ा स्टेक चाहेंगे इस सरकार में। इसके अलावा भी जो छोटे छोटे दल हैं, चाहे वो चिराग पासवान की पार्टी हो या दूसरी जो दल हैं, ये सब भी अपना स्टेक चाहेंगे कि सरकार में हो। तो निश्चित रूप में एनडीए की सरकार अब एनडीए की सरकार रहेगी, बीजेपी की सरकार नहीं रहेगी। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इस बात के लिए समझौता करना पड़ेगा और कुछ बड़े मंत्रालय अपने घटक दलों के साथ शेयर करना पड़ेगा। अब ये स्वरूप क्या होता, कौन सा मंत्रालय किसके खाते में जाता है, वही तो लाख टके का सवाल है। नहीं, अभी उसकी जब जानकारी आने लगेगी, हम सिर्फ कयासबाजी नहीं करेंगे। लेकिन नीरज, एक और अहम बात अब इसमें छुपी रहती है। हालांकि कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है कि कोई उप प्रधानमंत्री हो, पर कल से ही देर शाम से वो चर्चाओं का बाजार बड़ा गर्म है। उप प्रधानमंत्री का पद भी क्रिएट किया जा सकता है क्या आने वाली सरकार में? देखिए संदीप, मेरी अभी तक की जो जानकारी है, उप प्रधानमंत्री जैसा कोई प्रावधान नरेंद्र मोदी सरकार में होने नहीं जा रहा है। क्योंकि उप प्रधानमंत्री अगर बनना होता तो इन 2 बड़े नेताओं में यानी कि चंद्रबाबू नायडू या नीतीश कुमार को लाया जाता सेंटर में, तो संभव हो सकता था या बात की जा सकती थी। लेकिन फिलहाल जो मेरी जानकारी है, दोनों लोग राज्य में ही बने रहना चाहते हैं। नीतीश कुमार फिलहाल मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं और नीतीश कुमार नहीं चाहेंगे कि उनकी पार्टी से कोई दूसरा बड़ा लीडर उनसे बड़ी जगह पे जाए, यानी कि भारत का उप प्रधानमंत्री बने और उसका जो स्टेचर हो वो कहीं ना कहीं मेरे पैरेलल या मेरे से बड़ा हो, वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे। बिल्कुल यही दशा चंद्रबाबू नायडू के साथ है और चंद्रबाबू नायडू भी राज्य में मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और आपकी बात की नीरज, यहाँ पर प्रोफेसर चंद्रचूड़ सिंह तस्दीक भी कर रहे हैं कि जो नीरज कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है।
एक और अहम बयान आ रहा है, उत्तर प्रदेश में हवा निकल गई बीजेपी की। अगर मैं ये कहूँ तो ये भी एक सत्य है। उत्तर प्रदेश में जो कमाल का प्रदर्शन किया इंडिया गठबंधन ने, उस पर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री सुरेश खन्ना का बड़ा बयान आया है कि हम ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, अति आत्मविश्वास की वजह से ये खेला हो गया हमारे साथ। उन्हीं की जुबानी सुनिए उनका बयान। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लोगों को ये ओवर कॉन्फिडेंस था, ये महसूस करते थे कि हम तो जीत ही गए। और भी कई कारण हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ा कारण यही है कि अति आत्मविश्वास की वजह से ये हमको सीटें कम मिली। तो ये मर्मरिंग्स हो रही हैं क्या डिस्कंटेंट की? अनुशासित पार्टी है बीजेपी, इस तरह के बयान जल्दी आते नहीं हैं, और उत्तर प्रदेश जैसे अहम राज्य से एक मंत्री ये बयान देना कैसे दे? पुरानी कहावत है संदीप, पावर करप्ट्स एब्सोल्यूट, पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। अब बीजेपी वो अनुशासित पार्टी विद ए डिफरेंस वो नहीं रह गई है। इस पार्टी में भी हर आदमी अपना पाउंड ऑफ फ्लैश लेना चाहता है जब सिचुएशन बनती है। अब ये ब्लेम गेम शुरू हो गया है। भाई अति आत्मविश्वास था तो किसको था? केंद्रीय नेतृत्व को या राज्य नेतृत्व को? मोदी की टीम, अमित शाह की टीम या योगी की टीम? अब ये सवाल शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि 24 घंटे से ज़्यादा हो गए, योगी बाबा की मैंने तस्वीर किसी चैनल पर नहीं देखी, कोई ट्वीट उनका नहीं देखा, कोई स्टेटमेंट उनका नहीं देखा। ये बहुत अहम है और दिलचस्प है। वो अंतर्ध्यान में चले गए हैं या वो कोप भवन में तो नहीं चले गए हैं, और क्या नई सरकार के गठन में उनकी भी कोई भूमिका रहने वाली है? ये भी सारे सवाल अगर उत्तर प्रदेश में मुकेश, अब ये ब्लेम गेम हो गया है शुरू। सीधा सीधा इंडिकेशन है सुरेश खन्ना जो कह रहे हैं। अब अति आत्मविश्वास में कौन था? इस सवाल का जवाब भी खोजा जाएगा या खोजा जाना शुरू हो गया है? नहीं, ये तो उनके बयान में स्पष्ट है। देखिए, टिकट वितरण हो या पूरी रणनीति हो, संसाधनों का इस्तेमाल हो चुनाव के दौरान, ये योगी जी के हाथ में नहीं था। जन समर्थन वो सपोर्ट ऐड ऑन कर सकते थे, चुनाव तो केंद्रीय कमान। पूरे चुनाव में और अरविंद केजरीवाल ने ये बड़ा छोंक लगाया था कि योगी को हटाने की तैयारी हो रही है। पहले बयान पे तो अभी बात नहीं करते हैं, योगी को हटाने की तैयारी। तो ये मोदी वर्सेस योगी, या मैं और ज़्यादा प्रिसाइज हो जाऊं, अमित शाह बनाम योगी का खेल वो भी अनफोल्ड होता दिख रहा है क्या? सिर्फ वहीं तक नहीं, कल के नतीजों को आप देखें तो प्रधानमंत्री मोदी जी अब तक जादू कहते हैं ना, कि बीजेपी का जादू नहीं कहते हैं। घोषणा पत्र आया तो अगले 25 साल के बाद की भी गारंटी प्रधानमंत्री मोदी की थी, भाजपा की नहीं थी। पर आप देखिए कि उनकी जीत का मार्जिन कितना है, 1.5 लाख 2 लाख, और 1.5 लाख। और अमित शाह की जीत का मार्जिन 7.5 लाख, और शिवराज सिंह चौहान 8,20,000। गुजरात की सीट में आपको डेंट हो गया। मध्य प्रदेश में इतने लंबे इनकम, बनासकांठा वहां हार गए पर सुपड़ा साफ कर दिया सबका मध्य प्रदेश। और खुद शिवराज सिंह चौहान ओबीसी से आते हैं, शासन का इतना लंबा अनुभव है। मैं ये कहता हूं कि आप देखिए कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ 3 चुनाव हुए, विधायकों की जब बैठक हो रही थी, चौथी पंक्ति में, सबसे अंतिम पंक्ति में बैठा विधायक, जब उसे बताया जाता है कि आप चुन लिए गए, वो हैरान होता है। ये कभी लोकतंत्र में इतना नहीं होता था। तो ये यहाँ पर सिर्फ फुटबॉल की शुरुआत भी देख रहे हैं। बिल्कुल, आप देखिए मीडिया में चर्चा है, राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि योगी आदित्यनाथ ने उस प्रकार से सपोर्ट नहीं किया जिस प्रकार से उनको करना चाहिए। मतांतर था, कई सीटों को लेकर था। अब ठीकरा फोड़ा जा रहा है अंदर खाने। देखिए, राजपूतों की नाराजगी को लेकर भी एक मुद्दा था। जिस प्रकार से गुजरात में नरेंद्र मोदी के करीबी है और मंत्रिमंडल के सदस्य ने जो बयान दिया, उस राजपूतों पर ज्यादा जोर लगाते रह गए। ब्राह्मणों की नाराजगी का ना तो संज्ञान ले पाए सफोलॉजिस्ट, और बहुत ही कम पत्रकारों ने इसे पकड़ा उन्होंने। बहुत से लोग कह रहे थे अजय मिश्रा टेनी पक्का हारेंगे, ब्राह्मणों की नाराजगी होने वाली है। आप देखिए राजा भैया को कहाँ बुलाया गया था, बेंगलोर या हैदराबाद, कहाँ किसने बुलाया था आप जानते हैं। और अमित शाह और योगी जी में क्या रिलेशन है आप जानते हैं। योगी को कसने के लिए 2 डिप्टी सीएम ऐसे लोगों को बनाया गया जिनका योगी आदित्यनाथ से बेहतर संबंध नहीं है। तो ये जग जाहिर है। नंबर 2, कांग्रेस की बीमारी बीजेपी में घर करती दिख रही। बिल्कुल। जहाँ तक नीतीश कुमार की बात है, प्रोफेसर साहब जो कहे हैं, मैं उनके बात से एग्री नहीं करता हूँ। राजनीति परिस्थितियों का खेल होता है, और परिस्थिति अभी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के पक्ष में है, और बार्गेनिंग होगा।
आप देखिए बार्गेनिंग का एक और पॉइंट मैं दर्शकों के सामने लाना चाहूँगा, और मैं खामखा की खबरों पर कभी ज़्यादा लंबी चर्चा करता नहीं हूँ। खबर ये भी है कि नीतीश कुमार तत्काल विधानसभा चुनाव चाहते हैं। वो इस चुनाव से पहले भी लोकसभा के साथ ही चाह रहे थे, जब फिर से मिलन हुआ था बीजेपी तैयार नहीं हुई। इस बार की भी मेरी जानकारी ये है कि दरअसल वो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह से मिलने इसलिए आए थे कि भाई चुनाव कराओ वहाँ पर। वो अपनी स्थिति मजबूत करना चाहते हैं विधानसभा में। 44 के साथ वो अभी भी कमज़ोर विकेट पे है। नहीं, बिल्कुल मैं ये आपकी बात मान लेता हूँ, लेकिन नीतीश कुमार को आप अगर समझिए, आप ये देखिए कौन समझ पाया है उनके मन को उनके अलावा? वही मैं कहना चाह रहा था कि जब नीतीश कुमार को वस्तुतः कोई नहीं समझ सकता, लेकिन एक बात आप समझिए कि 2014 से लेकर 2024 तक ये 10 साल जब मोदी जी के प्रभुत्व के 10 साल थे, इन्हीं 10 सालों में नीतीश कुमार ने 4 बार अल्टा पल्टी कर ली। हाँ। राइट। लेकिन चारों बार उन्होंने सिर्फ अपने फायदे के लिए चारों बार किया। अभी उनका फ़ायदा एनडीए के साथ रहने में है और अभी उनका फ़ायदा वेट एंड वॉच करने में है। इसलिए जो आपके रिपोर्टर ये कह रहे थे कि ये बहुत स्मूथ सेलिंग प्रोसेस होगा, मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा के लिए होगा, लेकिन वर्तमान में अभी ये बिल्कुल स्मूथ सेलिंग प्रोसेस होगा। एनडीए की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बनेगी, उनका मैं अभिनंदन करता हूँ और उनको आज मैं समर्थन देने यहाँ पर आया हूँ, शुभकामनाएं देने आया हूँ। और कहावत है, गिरे तो भी टांग ऊपर वाली, ऐसी बात है। जिनके पास आंकड़े नहीं है, जिनके पास मेजॉरिटी नहीं है, वो सरकार बनाने की बात करते हैं। ये तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, ऐसा मैं कहता हूँ। और निश्चित रूप से आपको इतना ही कहूँगा, 10 साल मोदी जी को जो मिले, 10 साल में जो उन्होंने इस देश का विकास किया है, देश का विकास, देश को बहुत ही ऊंचाई पर ले गए। उनके बाद देश के विकास का एजेंडा था और सामने वाले जो थे विपक्ष वाले इंडिया अलायंस, उनको एक ही था, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हराओ। ये ऐसे जो पीड़ित लोग थे, वो लोगों को, जो कई लोग कहते थे कि मोदी जी को तड़ीपार करो, तो तड़ीपार इस देश की जनता ने उनको किया है। सत्ता से रोककर जो बोलने वाले हैं उनको ही तड़ीपार कर दिया, उनकी जगह उनको दिखा दी है। अपने बारे में बोलना भूल गए एकनाथ शिंदे कि दरअसल 48 में से एनडीए का आंकड़ा 17 पर सिमट गया। 41 सीटें एनडीए ने 2019 में जीती थी, जब शिवसेना, वो जो अब दूसरे वाली शिवसेना, असल तो दरअसल एकनाथ शिंदे की हो गई, साथ में थे, तो 41 में से आप 17 घटाइए तो 24 सीटों का नुकसान हुआ है। पर दरअसल दम इसलिए भी भर रहे हैं एकनाथ शिंदे कि जो बीजेपी है 28 सीटों पर लड़ी, 10 ही जीत पाई। बीजेपी का खुद का प्रदर्शन भी अच्छा नहीं है, तो अब एकनाथ शिंदे का तो सहारा लेना ही पड़ेगा, वो कहीं जा नहीं सकते। तो इस बात को लेकर थोड़े मुतमईन और आश्वस्त भी दिख रहे हैं क्या एकनाथ शिंदे।